हाय गाइस, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण 2.0 यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, ये आपका जो रिव्यू हो रहा है ऑनलाइन शिक्षण के दूसरे चैनल पर। ऑनलाइन शिक्षण का मेन चैनल ऑनलाइन शिक्षण करके है, जिसपे कि सारे सब्जेक्ट आपके पॉलिटिक्स वगैरह, पॉलिटी हो गए, जियोग्राफी हो गए, हिस्ट्री हो गए, बाकी आपका रीजनिंग हो गया, सब कुछ उस पर चल रहा है। और इस पर अगर रिव्यू देखना है, आपको हिंदी का क्लासेस देखने हैं, तो आप इस चैनल पे बने रहिए। और बाकी क्लासेस भी जो टेस्ट वगैरह हैं इस चैनल पे चलाए जाएंगे आपके। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भी अभी तक नहीं किए हुए हैं, क्योंकि दोनों चैनल पे अच्छे टॉपिक्स जितने कि आपका, जैसे हिंदी है, हिंदी आपका यूपीएसआई और एसएससी, जीडी, या फिर आपका कह लीजिए कि डीआरडीओज, जो भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं यूपी स्टेट के, स्टेट पीएससी वगैरह के, जहाँ पे भी हिंदी आते हैं, बिल्कुल धमाकेदार हिंदी आपका चल रहा है। उस पर पहला मतलब 2 क्लास उस पर हिंदी का खत्म हो चुका है, आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देखिए। और बाकी सीएसएल का रिव्यू भी उसी पे जा रहा है, आप लोग उसको देखें ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पर। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सीएसएल का कुछ बातें कर लेते हैं। सीएसएल में जो है कि एग्जाम आ रहा है पिछले पैटर्न पर, जो हमने पिछला पैटर्न काफ़ी 12 तारीख से जितने भी रिव्यू करा रहे हैं, सब उसी पैटर्न पे हैं, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी चेंज नहीं है। एसएससी इस बार पता नहीं क्या कर रहा है, कितने इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। पहली बात तो यह है, मैथ्स वगैरह में बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। आज मैथ का भी क्वेश्चन कुछ कराएंगे। और रीजनिंग जो डेली का करा रहे हैं, आपको जो टॉपिक बता रहे हैं डेली, आप उसको तैयार कर लीजिए। और जीके तो बिल्कुल नोट करते रहिए, क्योंकि बहुत जीके हैं जो कि रिपीट हुए हैं। जो हम देख रहे हैं आज के जो कुछ बच्चे दिए हुए हैं क्वेश्चंस, तो इसमें बहुत क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट हुए हैं। आज हम कल वाले का थर्ड शिफ्ट का भी क्वेश्चंस लिए हुए हैं मैथ का, उसको भी कुछ सॉल्व करवाएंगे आपको। तो देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा कि यहाँ पे रिव्यू कराया जा रहा है। बिल्कुल वही क्वेश्चंस के रिव्यू हो रहे हैं जो कह लीजिए कि एग्जाम में आए हुए हैं आपके, और या फिर आगे आने वाले शिफ्टों में आएंगे। प्लस फैक्ट भी बताएंगे हम जीके का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जीके का यह पूछा गया था, जनवरी 2020 में एस बैंक का सीईओ कौन थे? अब आपको पता है कि 2020 में पूछ रहा है ना, 2000 जनवरी के बाद, जनवरी के मतलब जनवरी 2020 से पूछ रहा है। तो उस समय आपके जब यस बैंक का बड़ा वाला आपका घाटा चल रहा था, आरबीआई द्वारा उस पर सेंसस वगैरह लगाए गए थे, तो उस समय उसके जो हेड थे, जो सीईओ थे, उस समय प्रशांत कपूर थे। प्रशांत कपूर सीईओ थे। बाकी जो आपके जनवरी माह के लास्ट में, मतलब बाद में इनको चेंज कर दिया जाता है। तो उस समय जो इस समय देखा जाए कौन है नए में, तो रोनित गिल बताएंगे। नहीं दोस्तों, इस समय आपके हैं कपूर हैं, प्रशांत कपूर हैं। बाकी जब वो सेंसस वगैरह आरबीआई लगाया था, तो उस समय रोनित गिल थे। आपको याद रखना है कि यह पूछा गया था आपसे पुराना वाला 2020 वाला, यानी रोनित गिल अगर आप लगाए होंगे तब आपका आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें 2019 से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके। तो यह 2019 का करंट अफेयर आप बिल्कुल तैयार करके जाएं। अब आप बता दें हमें कि यस बैंक की स्थापना कब हुआ था। अब देखिए, यस बैंक का स्थापना की बात करें तो स्थापना यस बैंक का आप बता देंगे कि सर यस बैंक का स्थापना 2014 में हुआ था। इसके बाद अगर 2004 में हुआ था, 2004 में हुआ था दोस्तों स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो बता देंगे मुंबई में है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद अगर पूछा जाए इसका जो स्थापना कौन किया था, तो बता देंगे राणा कपूर और उनके भाई साहब अशोक कपूर, दोनों ने मिलकर किया था। बाद में ये घोटाला वगैरह चलने लगता है, तो आरबीआई के द्वारा सेंसस बहुत ज़्यादा लगा दिए जाते हैं, तो बाद में इसके सीईओ भी चेंज हो जाते हैं। तो इस समय अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें सीईओ कौन है, तो बता देंगे प्रशांत कपूर हैं। ठीक है, प्रशांत कपूर इस समय प्रेजेंट टाइम के सीईओ हैं। लेकिन आपसे पुराना वाला सीईओ पूछा था रोनित गिल, आपका आंसर सही होता है वहाँ पे, रोनित गिल याद रखेंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है पूछा गया, सचिन तेंदुलकर का पहला सचिन तेंदुलकर अपना पहला ओडीआई शतक कितने मैचों के बाद लगाए थे? उनका ओडीआई जो डेब्यू हुआ था दोस्तों, उनका ओडीआई डेब्यू बता देंगे आप कब हुआ था, तो बता देंगे 1989 में उनका ओडीआई डेब्यू हुआ था। और सचिन तेंदुलकर ने 200 रन की पारी कब खेली थी? 200 रन की पारी कब खेली थी, तो बता देंगे आप कि उसके खिलाफ कौन सा देश था? साउथ अफ्रीका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 200 रनों की पारी खेली थी, मतलब कि 2 शतक, दोहरे शतक लगाए थे। और इन्होंने देखा जाए तो कितने मैचों के बाद इन्होंने अपना, यह पूछा गया इसमें कितने मैचों के बाद इन्होंने शतक लगाया था, ओडीआई शतक कितने मैचों के बाद लगाया था, तो बता देंगे 78, लगभग 78 और 79 के बाद। उसमें अगर 78 ऑप्शन रहा होगा तो 78 लगा देंगे आप, तो वह सही रहता है, वह सही होगा। इसके बाद अगर पूछा गया था, अच्छा 2015 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था, सबसे यंगेस्ट 2015 में भारत रत्न पाने वाले आपके सचिन तेंदुलकर जी हैं, इसको याद रखेंगे। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी आती है, तो बता देंगे प्लेइंग इट माई वे, क्या नाम है इनका? प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग, इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है दोस्तों? आगे आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। प्लेइंग विथ माई वे, प्लेइंग विथ माई वे, इसको याद रखेंगे दोस्तों। प्ले इट माई वे है, यहाँ पे इट होगा ना, प्लेइंग इट,
प्लेइंग इट माई वे, इसको याद रख लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो जितने भी मुगल हैं आपको उसका शेर शाह उसका मकबरा याद करना है आपको, बाबर से लेकर आपका औरंगजेब तक। औरंगाबाद औरंगजेब का कहाँ पे है, दौलताबाद में है ना, दौलताबाद में है औरंगजेब का। तो ये सब आपको याद रखना है, जितने भी आपके मुगल हुए हैं क्रम से याद कर लेंगे। पहले बात मुगलों का, कल वाला अगर आप शिफ्ट जो रिव्यू कराए थे अगर उसको देखे होंगे चैनल पे, अगर नहीं देखे तो उसको देखिए, उसमें सारे कहानी बता दिए हैं बाबर का। उसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था मकबरे से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन था कि हुमायूं का शायद मकबरा पूछ लिया गया था जो कि दिल्ली में है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, मकबरे से बन जाते हैं। अब आपको बताना है, देखिए अब सासाराम की बात किया गया तो सासाराम जो है कि 1540, पहले 1539 और 1540 में 2 युद्ध लड़ा था। 1539 वाला चौसा का युद्ध था, इसमें हुमायूं की हार हुई थी, और 1540 में बिलग्राम के युद्ध बोलते हैं। बिलग्राम को ही एक और क्या बोलते हैं तो बता देंगे, बिलग्राम को और क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज भी बोलते हैं बिलग्राम को। बिलग्राम के युद्ध पहले तो 1539 में जो हुमायूं हारता है तो फिर दोबारा आता है हुमायूं आता है दोबारा। जब 1540 में लड़ाई होती है तो 1540 में उसको यह जबरदस्त तरीके से हरा देते हैं, और उसको मतलब कि राजपाट अपना छोड़कर जाना पड़ जाता है। बाद में पूरी तरीके से शासन शेरशाह सूरी की हो जाती है। शेरशाह सूरी की उपाधि, शेरशाह का बचपन का नाम क्या था तो बता देंगे। शेरशाह का बचपन का नाम था दोस्तों, बचपन का नाम इसका क्या था, फरीद। क्या नाम था, फरीद नाम था। इसको बाद में यह किसके लिए काम करता था तो बता देंगे, मोहम्मद शाह लोहानी, मोहम्मद शाह लोहानी के लिए काम करता था। इसी ने इसको उपाधि दिया था फरीद को शेरशाह सूरी, क्योंकि ये बाद में जो मोहम्मद शाह के आतंक, मोहम्मद शाह के ऊपर एक शेर टूट पड़ा था उसको मारने के लिए, बाद में इन्होंने उसको मार देता अपने नंगी तलवार से, शेरशाह सूरी मार देता है। तो उसका नाम पहले फरीद हुआ करता था, मतलब फरीद जब मार देता है शेर को तो उसका नाम पड़ जाता है, मतलब उसका नाम रख दिया जाता है मोहम्मद शाह लोहानी के द्वारा शेरशाह सूरी, मतलब शेरशाह की उपाधि उसे दे दी जाती है। आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर नेक्स्ट देखा जाए तो एक और तथ्य जान लीजिए, जो शेरशाह सूरी रहता है दोस्तों उसकी मृत्यु कब होती है तो बता देंगे, कलिंजर का किला, आप नाम सुने होंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन, कलिंजर के किले पर चढ़ाई के दौरान, चढ़ाई तो कर लिया था, बाद में उसको जीतने ही वाला रहता है, लेकिन उसके हाथ में बारूद का गोला फट जाने की वजह से उसकी मृत्यु उसी जगह हो जाती है। बाद में हुमायूं आता है 1554-55 में, लेकिन उसका भी बाद में मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों से गिर के, 2 साल के करीब वो अपना, बाद में जब यह चला जाता है 1945 में इसकी मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी की। तो इसके जो वंशज होते हैं वह शासन करने लगते हैं। बाद में हुमायूं को पता चलता है जब शेरशाह सूरी का देहांत हो गया है, मतलब मर गया है, तो बाद में वो आते हैं अपनी सेना वगैरह टुकड़ी वगैरह उसको जुटाने में, इससे मतलब कि दिल्ली की गद्दी छीनने में उसे 10 साल लग जाता है, मतलब कि अपने यहाँ सेना वगैरह जुटाने में, सेना टुकड़ियों को जुटाने में, फिर उसके बाद लड़ाई वगैरह करता है इसके वंशज से। फिर उसके बाद 2 साल के लिए वो अपना उस पर राजगद्दी अपना शासन करता है। बाद में उसकी सीढ़ियों से गिर के जब मौत हो जाती है तो बाबर के बाद हुमायूं के बाद आपका अकबर आ जाते हैं। अकबर का शासन वही आपका स्टार्ट होता है 1556 से, कब तक, 1600 बताइए 1605-6 तक आप याद रखेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है शाहजहां के बाद जहांगीर, जहां के बाद औरंगजेब, उसके बाद उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो जाता है जिसमें कि फर्रुखसिया वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा नदी द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो दोस्तों, जो कि हमारा कहाँ से निकलता है, तिब्बत के ग्लेशियर है वहाँ से निकलता है। वहाँ से 3 नदियाँ हमारी निकलती हैं, आपकी सतलज भी निकलती है, सिंधु भी निकलती है। सिंधु तो पाकिस्तान में चली जाती है और सतलज भी पाकिस्तान में चली जाती है। बाद में आपका एक ब्रह्मपुत्र नदी होती है सबसे, वहाँ से जो कि 910 किलोमीटर, मतलब कि वहाँ से सबसे बड़ी नदी 2900 के आसपास उसका रेंज है किलोमीटर में, 2900 किलोमीटर उसकी पूरी लेंथ है। किसकी, ब्रह्मपुत्र की लंबाई अगर पूछा जाता है तो बता देंगे पूरी लेंथ, भारत में बहने वाला भी क्षेत्र और पूरा, मतलब कि जब तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के ग्लेशियर से, तो वहाँ से लेकर आपका जो भारत में बांग्लादेश में गिरने तक उसकी लंबाई कितनी तो बता देंगे 2900 लंबी है। भारत में केवल 920 किलोमीटर के आसपास में ही बहती है। इस वजह से भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, जब वह अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करता है तो उसे हम लोग कहते हैं दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। जब वही दिहांग नदी जब आपका असम में आता है तो असम में माजुली जिला, अभी हाल में माजुली को माजुली जिला के नाम से घोषित किया गया है, क्योंकि वह पहले माजुली द्वीप के नाम से, मतलब माजुली के नाम से फेमस था, वो कोई जिला वगैरह नहीं था। अभी हाल में भारत सरकार द्वारा माजुली जगह को, असम के माजुली जगह को एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। तो उसी जगह माजुली जगह पे ही, माजुली डिस्ट्रिक्ट में ही ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ा द्वीप बनाता है, इसको जाना जाता है माजुली द्वीप के नाम से। तो वही पूछा गया है आपसे कि सबसे बड़ा द्वीप कहाँ पर है तो बता देंगे माजुली द्वीप, जो कि असम में है। बाद में जब असम में आता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, मतलब असम जो दिहांग नदी है उसको असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। बाद में वो जब बांग्लादेश में गिर जाता है तो गंगा नदी और आपके मेघना नदी की संयुक्त धारा के नाम से उसे मेघना नदी के ही नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद
आपका केवल अकेला कहा जाए ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, बताएंगे जमुना। यमुना नहीं, जमुना नदी बोला जाता है। यमुना तो उत्तर से आने वाली गंगा में मिलने वाली, उत्तर से आकर दक्षिण से गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो कि दक्षिण से मिलती है, वो भी उत्तर से आके। केवल दक्षिण से जाकर मिलने वाली नदी सोन नदी है दोस्तों। ठीक है, सोन नदी है, सोन नदी याद रखेंगे, जो कि केवल दक्षिण से जाकर, जो कि अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश के, सोन नदी जाके दक्षिण से जाके गंगा में मिल जाती है। तो इसको याद रखेंगे, दक्षिण से मिलने वाली केवल अगर पूछा जाए तो सोन नदी बताएंगे। और उत्तर से जाकर दक्षिण में घूमकर दक्षिण से जाकर सहायक नदी गंगा की कौन सी है सबसे बड़ी, तो बता देंगे यमुना नदी। ठीक है ना, चलिए सब कहाँ से निकलती है यमुना नदी, बता देंगे यमुनोत्तरी से। चलिए बहुत सारे इसमें फैक्ट बता दिए। हीराकुंड बांध कहाँ पर है, तो बता देंगे महानदी पर, उड़ीसा में है, उड़ीसा पर है वो महानदी उड़ीसा की एक महानदी है। महानदी भी दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। उड़ीसा में महानदी पर आपका सबसे बड़ी बांध, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है, हीराकुंड बांध, वहीं पे स्थित है हीराकुंड बांध। इसकी लंबाई अगर पूछा जाए तो, इसकी पूरी लंबाई, पूरी लेंथ की बात किया जाए तो बता देंगे 26 किलोमीटर है। लेकिन अगर केवल पुल की लंबाई पूछा जाए तो बता देंगे 5 किलोमीटर है। ठीक है, पूरी पुल की लंबाई 26 किलोमीटर, मतलब पूरी लंबाई, पूरा लेंथ 26 किलोमीटर। अगर केवल टोटल जो पुल है, केवल पुल का ही अगर लंबाई पूछ लिया जाए तो 5 किलोमीटर आप बता देंगे। चलिए सैला नृत्य किस राज्य का है, तो देखिए नृत्य से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग इसको बनाकर ही जाएंगे, सारा नृत्य पढ़कर ही जाएंगे, तभी जाके कुछ फायदा होने वाला है। प्लेलिस्ट में आइए, ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पे मत जाइएगा, जिस पे रिव्यू हो रहा है। ऑनलाइन शिक्षण मेन उसके चैनल पे आएंगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपका सैला नृत्य किस राज्य का है, तो बता देंगे छत्तीसगढ़ का। देखिए छत्तीसगढ़ का 2 नृत्य पूछा गया था, 2 शिफ्ट में। छत्तीसगढ़ का एक तो यह हो गया सैला नृत्य, एक और छत्तीसगढ़ का पूछा था दोस्तों, उसका क्या नाम था बताते हैं आपको, उसका नाम था गौरा गौरी। ठीक, गौरी गौरा उत्सव की बात किया था, जो कि दीपावली के बाद छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हमारे यहाँ जब दीपावली की पूजा हो जाती है, लक्ष्मी गणेश की पूजा होने के बाद आपका गौरा गौरी नृत्य उत्सव मनाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ में, इसको याद रखेंगे। इसके बाद MS वर्ड। अब आपको एक मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर से MS ऑफिस के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए MS ऑफिस में 3 चीज़ आता है, MS वर्ड, MS एक्सेल और उसके बाद MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट के बारे में इसमें पूछा गया था, सॉरी MS वर्ड के बारे में पूछा गया था कि MS वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो बता देंगे कंट्रोल+E से हम टेक्स्ट को सेंटर में अलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन था। इसके बाद टीपू सुल्तान के वक्त मैसूर की राजधानी कौन थी, तो आपको पता होगा जो चौथा लड़ाई था आंग्ल मैसूर की लड़ाई, उस समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है आपका 1799 में। तो उस समय जो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम। तो आप तीनों लड़ाई आप लिख लीजिए, तो चारों लड़ाई, मैसूर की 4 लड़ाइयाँ हुई थी, चारों लिख लीजिए फटाफट। देखिए पहला था 1767 से 1769 के बीच में, यह हुआ था अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली के साथ हुआ था वही लड़ाई। दूसरी लड़ाई जो होती है 1780 से 1784 के बीच में होता है। यह जो लड़ाई होती है दोस्तों, दूसरी होती है जो, यह टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली के साथ होती है। दोनों लड़ाई में हमको जीत मिलती है। यह भी इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है दूसरी लड़ाई में जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, फिर उसके बाद तीसरी लड़ाई में आपका 1790 से 1792 में, इसमें टीपू सुल्तान उतरता है लड़ाई में। 1792 टीपू सुल्तान उतरता है और टीपू सुल्तान की भी जीत हो जाती है। कहिए कि टीपू सुल्तान उस समय आपका मतलब कि अंग्रेजों के साथ जीत हो जाती है और अंग्रेजों से बहुत सारे उसका सहमति भी होती है। उसके बाद लास्ट लड़ाई 1700 नहीं दोस्तों, इसमें हार हो जाती है, इसमें टीपू सुल्तान की हार होती है इस वाले में। इसमें जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है 1767 से 1769 में पहली लड़ाई हैदर अली के साथ, दूसरी में जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है 1780 से 1784 के बीच में, तब इसका जो मोर्चा होता है वह टीपू सुल्तान संभाल लेते हैं। फिर बाद में इसको जीत मिलती है इसमें दूसरी लड़ाई में। ठीक है, आंग्ल मैसूर की दूसरी लड़ाई में टीपू सुल्तान को जब जीत मिल जाती है, तो तीसरी लड़ाई की जब करता है तो हार जाता है इसमें। फिर चौथी लड़ाई में 1799 में उसकी मृत्यु ही हो जाती है, उसको मार दिया जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए जो पहली लड़ाई हुई थी इसमें किसका संधि हुआ था, बता देंगे मद्रास की संधि हुई थी। पहले लड़ाई में मद्रास की संधि हुई थी और दूसरी लड़ाई में मैसूर की, दूसरी लड़ाई में मंगलौर की संधि हुई थी, मंगलौर की संधि हुई थी। तीसरी लड़ाई में आपका कौन सी संधि हुई थी, तो बता देंगे आप श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, पट्टनम। इसके बाद चौथी लड़ाई में तो पूरा राजपाट जो कि अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। अब एक चीज़ और पूछ लिया जाता है आपके कि जो दूसरी लड़ाई हुई थी, दूसरी लड़ाई में कौन सा इंग्लैंड किस मतलब अंग्रेजी शासक जो भारत में थे, गवर्नर थे उस समय कौन सा था, तो बता देंगे आप वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। जो यह था आपका तीसरी लड़ाई थी, इस समय कौन था आपका, तो बता देंगे कॉर्नवालिस था आपका गवर्नर था उस समय। इसके बाद अगर पूछा जाए चौथे लड़ाई के समय तो बता देंगे वेलेजली
वेलेजली का शासन था उस समय, ठीक है ना। इस तरह पूछ लिया जाता है आपसे तो आप बता देंगे। अब देखिए पूरे विश्व में टीपू सुल्तान ने सबसे पहले मिसाइल का परीक्षण किया था, मिसाइल बनाया था, तो उसको पूरे विश्व का मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जाने जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, उसी तरह पूरे विश्व का टीपू सुल्तान को जाना जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, जो कि फ्रांसीसियों की मदद से बनाया था, है ना। चलिए इसके बाद आ जाता है यूपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूपीएससी के कौन से सेवा सम्मिलित नहीं है, यूपीएससी में कौन सी सेवा सम्मिलित नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। उसमें ऑप्शन के हिसाब से होगा, जैसे आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएफएस है, इंडियन फॉरेन सर्विस, इसके बाद आईपीएस है, इंडियन पुलिस सर्विस, इसके बाद आईआरएस है, इंडियन रिवेन्यू सर्विस। तो इस तरह अगर ये ऑप्शन में रहेंगे तो इसमें से कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो और बहुत सारे हैं, तो उसमें आप लोग चेक करेंगे कौन सा नहीं होगा, वो ऑप्शन के हिसाब से होगा वो क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 5th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2019 कहाँ पर हुआ था, तो कहाँ पे मनाया गया था, तो बता देंगे आप कहाँ पर मनाया गया था। या कोलकाता में मनाया गया था। कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता। 2019 वाला पूछा गया है, ठीक है। साइंस फेस्टिवल 2019 का कहाँ मनाया गया था? 5वां कोलकाता में मनाया गया था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में प्रथम स्थान पर भारत का कौन सा राज्य रहा है, तो बता देंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ रहा है दोस्तों, छत्तीसगढ़। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में भारत का छत्तीसगढ़ टॉप 1 में रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजाओं द्वारा अपनी प्रशंसा या फिर आत्मसम्मान के लिए किसका निर्माण किया जाता था उस समय, तो आपको पता होना चाहिए प्रशस्ति पत्र, मतलब कि प्रशस्ति का निर्माण किया जाता था, जिसमें कि लोग पत्थर पे कह लीजिए या फिर स्क्रिप्ट अपना लिखते थे, स्क्रिप्ट लिख देते थे, जिससे कि बहुत राजाओं की प्रशंसा होती थी। बाद में जैसे कि अशोक को आपको पता होगा, अशोक का स्क्रिप्ट लिखा गया था, कौन सा स्क्रिप्ट था उनका, तो आप बता देंगे। अशोक वाला एक था ना, रुकिए एक मिनट, कहाँ से क्वेश्चन हो गया, हाँ एक मिनट दोस्त, सिर्फ एक मिनट। हाँ दोस्तों, तो आप बता देंगे जो जैसे अशोक ने इलाहाबाद का प्रशस्ति पत्र अपना इलाहाबाद स्तंभ में बनाया हुआ है, अपना पूरा डिटेल उसमें लिखे हैं, जिससे पता चल जाता है हम लोग को यह अशोक की प्रशस्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद स्तंभ। तो बस उसी तरह अनेक राजाओं ने अपने अलग अलग स्तंभों में अपना मतलब कि अपने कह लीजिए पूर्वजों का अपने सम्मान के लिए एक प्रशस्ति बनवाते थे। बस उसी को पूछा गया है कि जो आपके राजा होते थे अपनी प्रशंसा और सम्मान के लिए किसका निर्माण करते थे, तो आप बता देंगे प्रशस्ति, ठीक है ना। प्रशस्ति उसमें ऑप्शन में था, तो आप प्रशस्ति लगा देंगे। टीपू सुल्तान के समय जो मैसूर की राजधानी क्या थी, ये तो दोबारा क्वेश्चन आ गया, तो बता देंगे श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूनेस्को विश्व धरोहर में कितने साइट हैं भारत के, तो बता देंगे 38 साइट हैं भारत के। कितने साइट है दोस्तों? 38। अब देखिए इस 38 में जो आपके 30 हैं, 38 में जो 30 है वो नेचुरल है, 30 तो नेचुरल है। उसके बाद जो 7 हैं दोस्तों वह कल्चरल साइट हैं, कल्चरल, इसको याद रख लेंगे। ये पूछा जाता है 38 में जो 30 हैं वो नेचुरल साइट हैं और 7 जो है कल्चरल हैं, और जो एक बच रहा है वो आपका मिक्स है, मिक्स साइट है। जो कि मिक्स साइट आपका कहाँ का है? सिक्किम का कंचनजंगा, जो कि पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पहला आपका एवरेस्ट, जो कि कितना ऊंचा है? 6648 मीटर। उसके बाद दूसरा आपका केटू, जो कि 6611 मीटर। उसके बाद तीसरे नंबर पे कंचनजंगा आ जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि भारतीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी WHO में चीफ साइंटिस्ट कौन है, मतलब यह पूछा गया अभी हाल में जो बनी है भारतीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी WHO में चीफ साइंटिस्ट कौन बनाया भारतीय, तो बता देंगे आपके सौम्या स्वामीनाथन को बनाया गया है WHO का साइंटिस्ट, ठीक है। चीफ साइंटिस्ट बनाया गया, जो कि भारत की हैं। अगर पूछा जाता है WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बता देंगे जिनेवा में। WHO का अगर पूछा जाए स्थापना कब हुआ, तो बता देंगे 1948 में। WHO का इसमें हेड कौन है, तो बता देंगे टेड्रोस एडोनम, जो कि अभी बहुत ज्यादा विवाद में रहा है यूएसए के साथ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोरोना को लेके अगर पूछा जाए जिनेवा किसका कैपिटल है, जहाँ पे WHO का हेडक्वार्टर है, तो बता देंगे आपका स्विट्जरलैंड का कैपिटल है। स्विट्जरलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्री में आ जाता है। स्कैंडिनेवियन कंट्री में पांच आपके देश आते हैं, जो कि यूरोप का है। नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, और आपका कह लीजिए कि ग्रीनलैंड नहीं, आपका आइसलैंड हो गया। इसके बाद डेनमार्क हो गया, एक और है दोस्तों, 5 कंट्री आते हैं। उसी के बगल में आपका कह लीजिए कि जो आपका नॉर्वे है, नॉर्वे का कैपिटल क्या हो जाएगा, तो बता देंगे आप नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो, ठीक है। इस तरह आपके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाइट देखिए पूछा हुआ है, हाइट ऑफ केटू माउंटेन का हाइट पूछ लिया है, तो आप बता देंगे तुरंत 8611, ठीक है। ये आपका किस में है? ट्रांस हिमालय पार्ट में पड़ जाता है। ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये 3 श्रेणियां हैं आपकी किसकी? 3 मुख्य श्रेणियां हैं आपके, बता देंगे ट्रांस हिमालय की, जो कि हिमालय का जो मेन हिमालय है हमारा है, मेन हिमालय का उत्तर वाला पार्ट है,
तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसी काराकोरम वाले पर हमारा पड़ जाता है K2 गार्डविन आस्टिन, ठीक है, वो पीओके वाले पार्ट में पड़ जाता है। अगर कभी काल के यह पूछ लिया जाता है कि ये पूरी तरीके से भारत में स्थित सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो बता देंगे कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो कि पूरी तरीके से भारत में स्थित सबसे बड़ी चोटी है, ठीक है। और पहले नंबर अगर यह पूछ लिया जाता है आपसे कि पूरे केवल भारत में स्थित सबसे बड़ी चोटी, तो बता देंगे पीओके वाला K2 गार्डविन आस्टिन, जो कि 6611 इसकी फीट लंबाई इसकी है, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद अगर पूरे तरीके से भारत में स्थित पूछता है तो आप ध्यान से लगाएंगे कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है ना। अगर सब पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पूछ लिया जाता है तो बता देंगे आप आपका एवरेस्ट, जो कि 6648 मीटर उसकी ऊंचाई है, उसकी हाइट है। इसके बाद अभी कुछ जगह कुछ बुक में भी मिल रहा है 6650 मीटर के आसपास में। उसको नेपाल, वो पूरी तरीके से नेपाल में स्थित है और नेपाल में उसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब एक पूछा था काजीरंगा नेशनल पार्क कब स्थापित किया गया, तो बता देंगे 1908 में। 1908 में, जो कि असम में है काजीरंगा। ये किस नाम से जाना जाता है, तो वन हॉर्स राइनोसोरस, मतलब एक सिंग वाले गंडे के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अब देखिए आर्टिकल 15 के बारे में पूछा। आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल उसमें पूछा गया था धर्म। देखिए पूछा गया धर्म, जाति, वंश, लिंग, स्थान के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता। यह हमारे किस आर्टिकल में है, तो बता देंगे आर्टिकल नंबर 15 में। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इस समय हम लोग मेन चैनल पर, ऑनलाइन शिक्षण के मेन चैनल पर, ऑनलाइन शिक्षण पर हम लोग पॉलिटी पूरी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आप लोग उसमें आकर पॉलिटी ज्वाइन कर लीजिए और पॉलिटी पूरी अच्छी तरीके से करिए। हम लोग सर एक ही एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है सर, तो आप लोग करिए उसमें आके। और क्या सर उसमें आप पूरा डिटेल से पढ़ा रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल डिटेल से पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। सारे एग्जाम्स में आप यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम उसमें बैठ सकते हैं, और एनटीपीसी वगैरह तो चुटकी में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए, फिर उसके बाद अपना उस पर व्यू दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर भी करें उसे। चलिए तो ठीक है, इसमें पूछा गया धर्म, जाति, वंश, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, मतलब ये आर्टिकल में किस में है, तो बता देंगे आर्टिकल नंबर 15 में है। अब देखिए समानता का अधिकार, हमारा जो मौलिक अधिकार है उसमें 6 अधिकार हमें मिले हुए, पहले 7 थे। 1978 से पहले 7 अधिकार थे, और जो एक आपका था संपत्ति का अधिकार, वो आर्टिकल नंबर 31 में था, उसको निकालकर आर्टिकल नंबर 300 क में रख दिया गया, उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। कौन सा संशोधन हुआ था, बता देंगे अमेंडमेंट नंबर 44 हुआ था, जो कि 1978 में हुआ था, उसको निकालकर विधिक अधिकार बना दिया गया। इसमें आर्टिकल नंबर 300 क के, मतलब 300 के खंड 1 में है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए आपके 6 मौलिक अधिकार बचे हैं, जैसे समानता का अधिकार आपका 14 से 18 तक, आपका स्वतंत्रता का अधिकार, आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, और आपका पड़ जाता है, एक और आ जाता है इस तरह आपका पढ़ सकते हैं आप। आपके 32 नंबर आर्टिकल में कौन सा है, बता देंगे आप उपचारों का अधिकार, जो कि जिसमें कि 5 रीट आते हैं, आपको उसको पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। अब हम रीट पे ही आने वाले हैं, एक एक अनुच्छेद को उसमें हम लोग विस्तार से पढ़े हुए हैं, आप लोग देखें। अब देखिए इसमें पूछा गया बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया, तो बताया आपको जो इब्राहिम लोदी था वह दिल्ली दिल्ली सल्तनत में आपका कितने आपके वंशज आते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए। गुड़ खा तू सैलो से याद कर लीजिए, गुड़, ये ट्रिक है, गुड़ खा तू सैलो, इससे याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। देखिए गुड़ से गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तो ये ट्रिक है, आप याद कर लीजिए। गुड़ खातू सैलो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो जो आपका इब्राहिम लोधी था वह लोधी वंश का था, लास्ट शासक रहता है। 1526 में पहले पानीपत की लड़ाई में इसको हार मिलती है, और पूरी तरीके से बाबर उस पर शासन करने लगा, मतलब कि मुगलों का शासन स्थापित हो जाता है। तो 1526 से 1530 के बाद तक बाबर तो शासन करता है दिल्ली सल्तनत पर, फिर उसके बाद उसके वंशज आ जाते हैं, जैसे हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, शाहजहां हो गया, जहांगीर हो गया, औरंगजेब हो गया। इसके बाद उत्तर मुगल काल के फर्रुखसियार वगैरह आ जाते हैं, तो सब स्टार्ट हो जाते हैं करना। चलिए नेक्स्ट बताएंगे आप। 2019 में साउथ एशियन गेम में सबसे ज़्यादा गोल्ड कौन जीता था, तो बता देंगे भारत जीता था, जो कि आपका 7th नंबर उसकी पोजीशन थी ना, सॉरी, सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतने वाला था, बस इतना याद है कि ये पूछा है, पोजीशन नहीं पूछा है। पोजीशन पूछा हुआ है रैंक ऑफ इंडिया 14th एशियन गेम, जो 14 एशियन गेम हुआ था 2018 में, इसमें इंडिया का रैंक कौन सा था, तो बता देंगे 7th रैंक था। कौन सा रैंक था, 7th रैंक था दोस्तों, ठीक है। इसके बाद पूछा है टोटल कंट्री इन IFC मतलब कि इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन में कितने टोटल कंट्री हैं, तो बता देंगे 184 कंट्री हैं। कितने हैं, 184 कंट्री हैं, इसको याद रखेंगे। चलिए हम लोग आ जाते हैं मैथ पे। मैथ का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कॉन्सेप्चुअल, उसके बाद रीजनिंग का कुछ कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अच्छा, कुछ क्वेश्चन और है क्या, देख लेते हैं। जीके का कुछ और क्वेश्चन है क्या हमारे पास। जीके का क्वेश्चन नहीं दोस्तों, ठीक है, हम लोग कर लेते हैं मैथ का क्वेश्चन। चलिए मैथ में देखिए क्या पहले पूछा जा रहा है। मैथ में पूछा जा रहा है रेशियो से 2 क्वेश्चन आए थे।
पहले और तीसरे शिफ्ट दूसरे शिफ्ट मिलाकर, है ना, मतलब कि मिलाकर नहीं, हम किसी एक शिफ्ट की बात कर रहे हैं, एक शिफ्ट में एवरेजली बता रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, यह पूरी तरीके से सत्य भी नहीं हो सकता है क्योंकि हम ट्यूशन का पेपर नहीं पढ़े हैं, क्योंकि ऑनलाइन आता है, पेपर ऑफलाइन तो है नहीं, हम देख सकते हैं। लेकिन एवरेज जो बच्चों से हमें कुछ मिला हुआ है नॉलेज, उसको हम बता रहे हैं आपको कि जानकारी जो मिली हुई है, बच्चे बताएं कि एवरेजली सर इतने इतने क्वेश्चन आ रहे थे इस टॉपिक से। तो बस वही चीज़ है, समझ लीजिए कि हर एक टॉपिक में इतने क्वेश्चन आ रहे थे एवरेज। तो सुनिएगा, रेशियो से 2 क्वेश्चन आ रहे थे, एवरेज से 1 क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन, जियोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन आ रहा है, अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अधिकतम की बात कर रहे हैं दोस्तों, एवरेज की बात किया जा रहा है। डीआई, ठीक है, डीआई से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, टाइम एंड स्पीड से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से 1-2 क्वेश्चन आ जा रहा है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा था। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, एसपी दिया था आपका, एसपी दिया था 680 रुपये, एसपी दिया था, मतलब सेलिंग प्राइस 680 रुपये दिया था। बोला गया था यह 680 रुपये दिया गया था। बोला गया था कि 15% लॉस पर बेचा गया। जो यह एसपी है हमारा, यह 15% लॉस पर आया हुआ है, 15% लॉस पर आया हुआ है। तो बताना है हमको कि सीपी बताइए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, कह लीजिए कि हलवा क्वेश्चन था। तो बस 15% का जब लॉस हुआ है मतलब 85 पर बेचा गया है, 85 बराबर 680 कर लीजिए, तो 100 बराबर सीपी हो गया। 680 गुणे 100 बटे 85 कर लेंगे, जब काट देंगे इसे तो आपका आ जाएगा 800। 800 आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, एक आदमी 2 आर्टिकल खरीदकर 3050 में बेचता है। एक आदमी 2 आर्टिकल खरीदता है जिसका प्रत्येक का दाम 3050 रुपये रहता है, 3050 रुपये रहता है। तो उसको पहले आर्टिकल पर 10% का लॉस होता है, पहले आर्टिकल पर 10% का लॉस होता है, और दूसरे आर्टिकल पर उसे 20% का, सॉरी, पहले आर्टिकल पर 10% की लॉस होती है, मतलब कि हानि होता है, और दूसरे आर्टिकल पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो बताइए उसे टोटल हानि या फिर लाभ कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट कर सकते हैं, -10 करेंगे और +20 करेंगे। ठीक है, जब एक ही दाम हो दोनों के, तब उसके लिए आप -10 करेंगे, +20 कर दिए, जो लॉस होगा उसको माइनस में कर देंगे, जो लाभ होगा उसको प्लस में करके बटे 2 कर देंगे, 10/2 यानी कि 5%, टोटल 5% हो गया। अगर यही चीज़ 20% की हानि होती और 10% का लाभ हुआ रहता तो 10 प्लस में होता, -20, 20 जो है माइनस में जाता, बटे करते तो -10 आ जाता, बटे 2 कर दिए तो -5, तब उस समय उस कंडीशन में -5 मतलब कि 5% की हानि हो जाती। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जब एक ही प्राइस पर खरीदी, अच्छा वही क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कि एक आपका चतुर्भुज है, चतुर्भुज में जो कि रेशियो दिया हुआ है उसके एंगल का रेशियो जो दिया है दोस्तों, कितना दिया है बता देंगे, 1 रेशियो, 2 रेशियो, 4 रेशियो, 5 दिया हुआ है। तो उसमें पूछा है सबसे बड़ा एंगल बताइए, मतलब कि सबसे बड़ा एंगल बताइए, सबसे बड़ा एंगल बताइए। अब आपको पता है चतुर्भुज में जो चारों साइड होते हैं उसका मिलाकर 360 डिग्री बनता है, मतलब कि 1, देखिए रेशियो में है 1 2 4 5, तो सबको ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 4 + 5 बराबर 360 कर देंगे। अब इसको ऐड करेंगे, 4 2 6 5 11 1 12, 12 बराबर 360 डिग्री, तो 12 3 36, मतलब 1 बराबर 30 डिग्री। जब 1 बराबर 30 डिग्री है तो आपसे सबसे बड़ा पूछे तो 30 का गुणा कर दीजिए 5 में, तो 5 3 15, मतलब 150 डिग्री हो गया। अगर आपसे सबसे छोटा पूछ लेता तो आपका आ जाता है 30 डिग्री, 30 का गुणा 1 में करते तो 30 डिग्री आ जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड दिया है 18 सेंटीमीटर। आप लोग मेन चैनल पे आइए ऑनलाइन शिक्षण के, उसमें कराया जा रहा है, क्षेत्रमिति लगभग खत्म होने वाला है, तो आप उसमें कर सकते हैं बिल्कुल डिटेल से, हर एक टॉपिक हर एक कॉन्सेप्ट उसमें बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, लगभग 12 से 14 भी, अभी 12 से 14 ही क्लास हुए हैं, आप लोग देखिए आकर। अब देखिए समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज का साइड दे दिया 18 सेंटीमीटर, आपसे हाइट पूछ लिया, बस एक क्वेश्चन था। समबाहु त्रिभुज का साइड दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है कितना 18 सेंटीमीटर, आपसे हाइट पूछा हुआ है। तो हाइट का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, √3/2 × a होता है, मतलब ये क्या है, साइड है। अब ये क्या वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, √3/2 × 18 कर देंगे, 2 9 18, ठीक है, सही आ रहा है, हाँ 2 9 18, यानी कि 9√3 आपका आंसर आ जाएगा, 9√3 आ जाएगा, आपका हाइट आ जाएगा 9√3, और 18 सेंटीमीटर आपका साइड अगर दिया रहेगा तब। अगर इसी जगह आपसे एरिया पूछ लेता तो एरिया वाला फॉर्मूला आप लिख देते इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4a² कर देते, तब आ जाता है इससे एरिया। अब एक ही वैल्यू हमारा दिया हुआ 18, तो 18 का स्क्वायर कर देंगे, 18 का स्क्वायर तो आपको पता है 324 होता है, बस 4 से काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आपका डिविजिबिलिटी से पूछा गया था, 2 के पावर, हम इरेज करते हैं, यहाँ पे इरेज करके आपको बताते हैं, इस साइड देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डिविजिबिलिटी रूल से पूछा गया है, 2 के पावर में 25 प्लस 2 के पावर में 26
प्लस 2 के पावर में 27। तो बताना है कि यह जो है किससे कटेगा, किससे कट जाएगा। ऑप्शन में दिया था आपको, ए ऑप्शन में दिया था 6, ऑप्शन बी में दिया था 5, ऑप्शन सी में दिया था 7, ऑप्शन डी में दिया हुआ था 9, मतलब इतना दिया था। आज पूछा गया था ये किससे डिविजिबिलिटी है, तो बता देना है 2 के पावर 25 आप कॉमन कर लीजिए। 2 के पावर 25 जब कॉमन कर लेंगे 1 प्लस 2 प्लस 2 के पावर 2 बचेगा, 2 दूनी 4, 4 2 6 1 7, मतलब 2 के पावर 25 गुणे 7 बटे, अब बता दीजिए किससे कटेगा। देखिए ऑप्शन में किससे कट रहा है, 7 का जब मल्टीपल है तो 7 से ही कटेगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है मैथ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कॉट है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री से है, आपका पूछा गया था, इसको इरेज करने दीजिए हमें तो थोड़ा सा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, कॉट ए पूछा गया है। कॉट ए बराबर दिया है 10 2a माइनस 45, 10 2a माइनस 45, यह चीज दिया हुआ है 10 2a माइनस 45। कॉट ए बराबर 10 2a माइनस 45, तो पूछा है हमसे 10a की वैल्यू बता दीजिए, 10a की वैल्यू बता दीजिए। अब देखिए 10a की वैल्यू पूछा हुआ है हमसे, आपको पता रहना चाहिए जब कॉट ए 10a साइन ए कॉस ए, सॉरी साइन ए कोसेक ए, कॉस ए सेक ए, मतलब इस तरह अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत वाले आ जाएं तो इस कंडीशन में दोनों जब इक्वल होते हैं तो उन दोनों का जो एंगल होता है वो बराबर 90 डिग्री हो जाता है। तो आपको पता रहना चाहिए a प्लस 2a माइनस 45 बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ से निकाल देंगे 3a बराबर 135 डिग्री, तो 3 के इक्वल कर देंगे, a बराबर 3 चौको 12 3 5 15 45 डिग्री। जब a बराबर 45 डिग्री आ गया तो 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह निकाल लेंगे। अब देखिए पूछा गया है नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री से, ये हलवा क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल। देखिए क्या पूछा गया है, साइन स्क्वायर 38 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 52 डिग्री। तो आप बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए साइन स्क्वायर 38 डिग्री को आप माइनस करेंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस 38 तो आ जाएगा, साइन का जब 90 माइनस करेंगे तो पहले चतुर्थांश में आएगा। पहले चतुर्थांश में क्या होता है, सब कुछ सारे वैल्यू प्लस में होते हैं, तो साइन का प्लस में ही रहेगा। साइन का 90 आया तो 90 के लिए कॉस हो जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर 52 डिग्री हो जाएगा। 90 माइनस 38 करेंगे तो 52 डिग्री हो जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर 52 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 52 डिग्री। देखिए आप प्लस में माइनस में तो कट जाएगा, आपका 0 आ जाएगा आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ये देखिए हलवा क्वेश्चन पूछ दिया है बिल्कुल, इसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए पूछा गया है साइन एक्स, सॉरी साइन नहीं, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ सेक एक्स। देखिए क्या पूछा गया, सेक एक्स प्लस सेक एक्स माइनस 10x, सेक एक्स माइनस 10x बराबर आर दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है सेक एक्स प्लस 10x की वैल्यू बता दीजिए। देखिए कितना हलवा क्वेश्चन पूछा गया, तो रटा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर अगर देखें तो 1/r आ जाएगा। देखिए कैसे, आपको पता रहना चाहिए सेक स्क्वायर ए बराबर मान लीजिए 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है, ये हमारा सरसमी का होता है ए एंगल सेम है। अब देखिए साइन स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है, तो अगर आप इसको इधर करेंगे पश्चांतर तो साइन स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 आ गया। अब देखिए 1 आ गया तो आपको पता रहना चाहिए जो आपको दिया था सेक एक्स माइनस 10x बराबर आर दिया है, और सेक एक्स प्लस 10x बराबर पूछा हुआ है आपसे। तो आप अगर सेक एक्स प्लस 10x का सेक एक्स माइनस 10x से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो r गुणे 1/r इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो बस वही चीज़ है, यहाँ पे 1/r हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आपसे पूछा गया था एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अब मान लीजिए अच्छा ही क्वेश्चन इसे, ठीक है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन अच्छे आ गए। देखिए पेरीमीटर, किसी भी चतुर्भुज का पेरीमीटर और लेंथ का रेशियो दे दिया था हमें, कितना 8:1 दे दिया था, और एरिया दे दिया है, आपका 363। आपसे क्या पूछ लिया है, मान लीजिए चौड़ाई पूछा है, चौड़ाई या फिर लेंथ उसमें पूछा था, जो बच्चे बोले थे, तो चौड़ाई उसमें बच्चे बताए, चौड़ाई पूछा गया। देखिए पेरीमीटर और लेंथ का जो रेशियो है क्या हो जाता है, आपका दिया है यहाँ पे, तो पेरीमीटर का हम लोग पता रहना चाहिए 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और आपका जो रेशियो एल आ गया तो एल का क्या हो जाएगा, एल पेरीमीटर इतना है। अब देखिए आप यहाँ पे तो हमको पता नहीं है ब्रेथ क्या है हमारा, लेकिन एल हमें पता है, एल क्या है हमारा, एल क्या है 1 है। अगर हम इसको x मान लेते हैं तो 8x और 1x मान सकते हैं। आपका जो पेरीमीटर दिया है दोस्तों रेशियो में 8 दिया हुआ है, तो 8x मान लिए, और जो आपका यहाँ पे लेंथ है उसको x मान लेंगे, 2x प्लस b बराबर 8x। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे देखिए तो 2x इधर आएगा तो 8x माइनस 2x 6x हो गया, यहाँ पे 2b यानी कि b इक्वल टू कितना आ गया, 3x आ गया। अब आपको दिया है एरिया 363 और लेंथ का रेशियो दिया है x, तो x गुणे 3x कर दीजिए, x गुणे
3x बराबर 363। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी आपकी 3x स्क्वायर करेंगे तो 3 से पहले काट लीजिए, 3 एक कम 3 दूनी 6, 3 एक कम मतलब 11 आ जाएगा, जो x की वैल्यू आएगी 11 आ गया। अब देखिए ब्रेथ आपका पूछा गया है तो ब्रेथ 11 गुणे 3 कर देंगे, आपका 33 आंसर हो जाएगा। अगर लेंथ पूछा होगा तो बस 11 कर देंगे, आ जाएगा आंसर। चलिए बस यही था मैथ में, थोड़ा इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ में। अब हम लोग थोड़ा रीजनिंग की बात कर लेते हैं। अब देखिए रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था, वाटर इमेज से आया था, फिगर काउंटिंग से आया था, मिरर इमेज से आया था, ट्राइंगल काउंटिंग से आया था, स्क्वायर काउंटिंग से आया हुआ था, मिसिंग नंबर से आया था, बॉड मास से जो प्लस माइनस वाला है ना उसको जो चेंज करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है, तो उसमें मतलब कि धन का गुणा, गुणा का भाग कहा जाता है, और माइनस मतलब कि ऋण को भाग कहा जाता है, भाग को गुणा कहा जाता है। इस तरह के है ना क्वेश्चन जो आते हैं बॉड मास वाले रूल से। बॉड मास जो BODS प्लस माइनस कैसे क्या करना है, कब गुणा करना है, कब भाग करना है ना। रियल पहले क्या करना है हमको, ब्रैकेट तोड़ना है बॉड मास में, ओ मतलब ऑफ मतलब कि का करना है, फिर उसके बाद डी मतलब डिवीजन, फिर उसके बाद एम फॉर गुणा मतलब मास मतलब गुणा हो गया, फिर ए एडिशन मतलब कि जोड़ और घटाना में कोई भी पहले कर सकते हैं। तो इस तरह वाले रूल आपको पता होना चाहिए। इसमें एक क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद इम्बेडेड फिगर से आ रहा है क्वेश्चन, इम्बेडेड फिगर बना रहा है। फिर उसके बाद एनालॉजी से आ रहा है, एनालॉजी में जो कि नंबर हमको दे देगा, कुछ नंबर रहेंगे उसका रेशियो दे देगा, पूछ लेगा फिर दूसरा रेशियो का नंबर बता दीजिए, उसी बिहेव पर बताना होगा। क्लासिफिकेशन से आ रहे हैं, उसके बाद आपके ट्रायंगल काउंटिंग से आ रहे हैं। अब देखिए एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं सीरीज से। सीरीज में जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं 23, 28, 34, 41 और 49। तो बताइए अगला क्या हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 23 से कितना बढ़ गया, कितना ज़्यादा हुआ, 5 ज़्यादा हुआ ना। 23 से 5 ही तो ज़्यादा हो रहा है, तो 23 + 5 28। फिर इसके बाद यहाँ पे 6 ज़्यादा हो गया, देखिए फिर यहाँ पे 7 ज़्यादा हो गया, फिर यहाँ पे 8 ज़्यादा हो गया, फिर यहाँ पे 9 ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका आंसर 58 आ जाने वाला है। ठीक है, 58 58 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक और सीरीज दिया था 10, 22, 46, 10, 22, 46, 10, 22, 46, 94 और यहाँ पे आपसे पूछा था। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो तरीके से आप कर सकते हैं, दो तरीका, देखिए दोनों तरीका बताएंगे। 10 से कितना ज्यादा हो रहा है, 12 ज्यादा हो रहा है, फिर यहाँ पे कितना ज्यादा हो रहा है, 12 दूनी 24 ज्यादा हो जा रहा है, 24 दूनी 48 ज्यादा हो जा रहा है, 48 दूनी 96 ज्यादा हो जा रहा है। बस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 मतलब कि 190 आपका आंसर आ जाएगा ना। देखिए 190 आपका आंसर आ जाएगा। एक और तरीका था, कैसे, 10 गुणे 2 करिए प्लस 2 कर दीजिए। देखिए ऐसे 10 गुणे 2 प्लस 2 बराबर 22, इस तरह 22 गुणे 2 प्लस 2 बराबर 46, इस तरह 46 गुणे 2 प्लस 2 बराबर 94, इस तरह नेक्स्ट करेंगे 94 गुणे 2 प्लस 2 तो आ जाएगा 190। तब दो तरीका है, कर सकते हैं दोनों से। इसके बाद नेक्स्ट एक और सीरीज पे पूछा गया था। देखिए सीरीज पे एक और क्वेश्चन हम लोग करें तो देखिए क्या था ये क्वेश्चन, 40, 60, 47, 53, 54। तो नेक्स्ट बताइए क्या हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या पूछा गया था, इसमें कैसे लगा देंगे हम, देखिए ध्यान से, 40 से 47 प्लस 7, 47 से 54 प्लस 7, ठीक है, देखिए प्लस 7 हो रहा है 50, हाँ ठीक है, फिर प्लस 7 हो रहा है। इसके बाद देखिए 60 से -7, 53, -53 से -7 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 53 से जब -7 करेंगे तो 46 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 46 आ गया। नेक्स्ट इस तरह आपके थे क्वेश्चन, काफी। एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप लोग। देखिए इसमें दिया था 324, 324 को जब हम लोग लिख सकते हैं, एनालॉजी से था दोस्तों ये 24, 324 को 24 लिखा जा सकता है, तो बताइए 576, 567 सॉरी 567 को क्या लिखा जाएगा यहाँ पे। देखिए 324 को 24 लिख दिए, तो 567 को बताइए क्या लिखेंगे। देखिए ध्यान से, 3 गुणे 2 गुणे 4, 4 दूनी 12, 12, देखिए गड़बड़ हो रहा है क्या, 324 ही है ना, हाँ सही तो है, 3 दूनी 6 सही तो है, हम लोग गुणा गलत कर दी है ना। देखिए हो जाती है जल्दी जल्दी में, थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन है तो थोड़ा फास्ट करा दें, वीडियो भी लंबी ना हो, आप लोग को देखने में भी आसानी हो, तो बस इसी तरह। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 चौको 24, तो कितना आ गया, 24 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे तो 5 6 30, 30 गुणे 7 कर लीजिए, 7 21, 210 आपका आंसर आ जाएगा ना दोस्तों। बस इसी तरह के क्वेश्चन थे दोस्तों। एक क्वेश्चन और था, देखिए ध्यान से, इसी पे था, एनालॉजी से क्वेश्चन था एक, क्या था, 16 रेशियो 128 दिया था। आपसे पूछा गया था कि 18 के रेशियो में बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा। देखिए 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर आपका कितना हो जाता है, 256 हो जाता है ना, 256 बटे 2 कर देंगे तो 128 आ गया। इसी तरह 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 बटे 2 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 162 आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार से फिर से, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 162 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह एनालॉजी से था। और बाकी आपको पता है कि हर एक शिफ्ट में पासे से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, पासा दे दिया जा रहा है, तो उससे पूछ रहा है डाइस। तो मैम प्रियंका मैम, डाइस का पूरा फुल मेन चैनल पर, ऑनलाइन शिक्षण के मेन चैनल पे कराया जा रहा है। यह तो आपका ऑनलाइन शिक्षण 2.0
जीरो है। तो इस पे आप तो बने रहिए, इसको सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ऑनलाइन शिक्षण का मेन चैनल जहाँ पे सारे सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में कराए जा रहे हैं, उस पर आप लोग ऐड हो जाइए। और इस वाले चैनल पे आपको हिंदी भी बिल्कुल डिटेल्स मिलेगा, जिसमें कि अगर यूपीएसआई के आपका फॉर्म आ रहा है, उसमें अगर भरेंगे फॉर्म, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अहम रोल होगा इसका। और उसके बाद सारी क्लासेस, मतलब कि सारे एग्जाम्स के लिए आपके, जैसे कि यूपी स्टेट वाले हो गए, स्टेट वाले जितने भी पीएससी एग्जाम्स हो गए, और बाकी जहाँ पे डीआरडीओ वगैरह एग्जाम में आते हैं हिंदी, सब में आपको यूजफुल होगा ये हिंदी वाला वीडियो, ठीक है। आप उसको देखेंगे। और बाकी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और अपना रिव्यू करके जांच लें। अगर पेपर दिए हैं अपने, आपके भाई अगर पेपर दिए हो तो उनको बता दें। और बाकी आपके जो भी जानने पहचानने वाले हैं, अगर वो पेपर दिए हैं तो उनको बताएं कि यहाँ पे सारे क्वेश्चन वही कराए जा रहे हैं जो एग्जाम में आ रहा है। अगर आप रिव्यू भी देख के जाते हैं तो आप 100% क्वेश्चन अच्छे से करके आएंगे। पूरा गारंटी है कि आप पेपर निकाल लेंगे, अगर आप रिव्यू ही देख कर जा रहे हैं तो। अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं, अगर रिव्यू देख रहे हैं, फिलहाल में तो रिव्यू देखकर आप जाइए, आप अच्छा क्वेश्चन करके आएंगे वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।